हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग क्लास नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास और जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सारे बच्चों को मिल सके, क्योंकि इस बार बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिलने जा रहा है बिहार पुलिस में सीट पाने का, अपना एक सीट पाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि आर्किड आर्किड भारत के कौन से भाग में पाई जाती है। बताइए, आर्किड जो भारत के कौन से भाग में पाई जाती है। तो भारत के कौन से भाग में पाई जाती है, तो वो ठंडे और घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? ठंडे और घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, ठंडे और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर डी बोला गया। और देखिए, आर्किड को जो है जीवन के प्रारूप के आधार पर जो 3 प्रकार से बांटा गया। आर्किड को जीवन के प्रारूप के आधार पर कितने तरह से 3 प्रकार से बांटा गया आर्किड को। ठीक है, पहला एपीफाइटिक ऑर्किड, एपीफाइटिक आर्किड बोला गया, एपीफाइटिक ऑर्किड। दूसरा स्थलीय आर्किड और तीसरा माइकोटॉपिक आर्किड बोला गया। ये 3 प्रकार, कौन सा? एपीफाइटिक आर्किड, एपीफाइटिक आर्किड, स्थलीय आर्किड और माइको ट्रॉपिक आर्किड बोला गया। ये 3 प्रकार से बांटा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। यानी पिकासो किससे संबंधित है, बताइए। सत्यजीत उसी फिल्म में संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। तो कैसे संबंधित है? तो सत्यजीत ऑप्शन नंबर इसका डी के हो जाएगा, चित्रकारी से। किसे? चित्रकारी से संबंधित है। ठीक है, सत्यजीत राय किससे? फिल्म से संबंधित है। तो पिकासो जो है चित्रकारी से संबंधित रखता है। ठीक है, तो सत्यजीत राय ने 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा? तो सत्यजीत राय को 1984 में, कब? 1984 बोला गया, 1984। 1984 में क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1984 में। ठीक है, सत्यजीत राय को। और बोला गया कि 1992 में सत्यजीत राय को भारत रत्न और विशेष ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। किसको? 1992 में सत्यजीत राय को भारत रत्न और विशेष ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1992 में। और पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो जो है, जो ये देखो पिकासो जो दिया गया है, ये कहाँ के? तो स्पेन के महान चित्रकार थे पाब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया धारावाहक तार कैसा होता है। बताइए, धारावाहक तार कैसा होता है। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको बताते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला दिवस देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है। देखिए क्या बोला गया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। लिखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौराया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौराया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौराया दिवस। ठीक है, उसके बाद विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद कौन सा, एक और आपको बताते हैं, विश्व यक्षमा दिवस। विश्व यक्षमा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। जो कि देखिए, ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रमुख दिवस हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इससे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। लास्ट में कौन सा, विश्व यक्षमा दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, योग दर्शन किससे संबंधित है। बताइए, योग दर्शन किससे संबंधित है? वो पतंजलि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो पतंजलि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर
सी बोला जाता है। योग दर्शन किससे संबंधित है? पतंजलि से संबंधित है योग दर्शन। ठीक है, तो इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं। अब देखिए एक और आपको बात बताइए कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि थे। ठीक है, गौतम ऋषि जो को न्याय दर्शन के क्या प्रवर्तक माने थे। और एक आपको बताते हैं जैमिनी से, तो जैमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। कौन से? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। कौन? जैमिनी। ठीक है, अब इसके बाद एक आपको पाणिनि के बारे में बताते हैं। ठीक है, पाणिनि के बारे में, पाणिनि के बारे में बताया गया कि अष्टाध्यायी, क्या बोला गया? अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस संबंधित है? बताइए, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस संबंधित है? निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस संबंधित है? बायोगैस बताइए, निम्न में से किस स्थान पर संबंधित है? तो कौन सा 6 नंबर बोला गया? बायोगैस किस स्थान पर संबंधित है? तो ये किस में संबंधित है? तो इनमें सब, यानी उदयपुर पर भी, कोयम्बटूर पर भी, पूसा पर भी, यानी कोयम्बटूर, पूसा, उदयपुर, हर जगह पर ये संबंधित है। ठीक है, हर जगह पर ये है, बायोगैस मिलता है। जैसे आपको बताते हैं तो कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा में बायोगैस प्लांट कार्यरत है। ठीक है, वो कार्यरत है अभी भी। तो बायोगैस जिसे मीथेन बोला जाता है, तो मीथेन में क्या है? मीथेन 65 से 75% होता है बायोगैस में। मीथेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसमें मीथेन 65 से 75%, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है 25 से 35% होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि का ये मिश्रण है। कौन? बायोगैस। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया का ये मिश्रण है। ठीक है, और ये बायोगैस तकनीक में अवायवीय पाचन होता है। बायोगैस तकनीक में क्या? अवायवीय पाचन होता है। और बायोगैस प्लांट का निर्माण सीवी देसाई ने किया था। याद रखिएगा, बायोगैस प्लांट का निर्माण किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। सीवी देसाई ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर पर। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? बताइए, किस कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। तो भारत में बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सा व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? बताइए कहाँ पर की गई? तो ये इसका कहाँ पर किया गया था? 8 नंबर, सरदार वल्लभ भाई क्या बोला गया? सरदार वल्लभ भाई की जो ये घटना है, ये कहाँ पर किया गया था? तो ये जो किया कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर में बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कोयम्बटूर में बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। तो देखिए इससे कुछ रिलेटेड आपको पॉइंट बताते हैं कि कोयम्बटूर में तो इसका स्थापना किया गया था। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कासरगोड में स्थित है। कहाँ पर? कासरगोड में। गोड में स्थित है। कहाँ? कौन सा? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। उसके बाद बोला गया उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो गुलमर्ग में। क्या बोला गया? गुलमर्ग में स्थित है। गुलमर्ग में स्थित है। कौन सा? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात बोला गया। अहमदाबाद, गुजरात बोला गया। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में स्थित है, यानी गुरुग्राम में। ठीक है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव यानी गुरुग्राम में अवस्थित है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो वह किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को सौंपते, ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अब आपको बताते हैं, देखिए कुछ अनुच्छेद से आपको बताते हैं। तो अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया था कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग तो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? 315 में बताया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 316 बोला गया है। क्यों, कहाँ पर? अनुच्छेद 316 बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 317 बोला लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी का एवं निलंबन ये किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन के बारे में अनुच्छेद 317 बोला गया है। ठीक है, अब उसके बाद अनुच्छेद 320 में क्या बोला गया कि लोक सेवा आयोगों की कार्य, लोक सेवा आयोग कार्य के बारे में अनुच्छेद 320 में बोला गया, और लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन के बारे में अनुच्छेद 323 में बोला गया। ये आप लोग कुछ 5 अनुच्छेद आपको बताएं, और एक ये आपको एक क्वेश्चन हो गया। आपको 5 पॉइंट आपको याद है, 6 पॉइंट आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी बोला गया। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी बोला, दादा भाई नौरोजी। अब आपको देखिए इससे दादा भाई नौरोजी से कुछ आपको पॉइंट बताते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1892 में भी ब्रिटिश के आम चुनावों में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रितानी संसद बने थे। कौन सा? पहले ब्रितानी संसद बने थे इसने। और आपको बताते हैं कि दादा भाई नौरोजी की महान कृति कौन से? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपको देखे होंगे चाहे सुने हो कहीं। ये किसकी महान कृति है? तो दादा भाई नौरोजी की है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल की कही जाती है। क्या इसको बोलता है? राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कही जाती है इसको। राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल किसे कहा जाता है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? बताइए, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की, यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो बताइए वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ये बात किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है। अब बताएं, तो राज्यपाल का कार्यक्रम के प्रमुख होता है, राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये संवैधानिक मुखिया होता है। किसका? राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये बातें किस अनुच्छेद में कही गई है? 154 में कही गई है। ये बातें किस अनुच्छेद में कही गई है? तो 154 में कही गई है। ठीक है, और बताते हैं आपको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बातें किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 164 के तहत किया गया है। ठीक है, 164 के तहत किया गया है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां राज्य से प्राप्त होती है राज्यपाल को। ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? बताइए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन बोला गया। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊनी ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि इसका कारण है कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसके कारण क्या है? वह ताप के क्या अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, ताप के क्या अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है,
ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अब देखिए अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जो अच्छे अवशोषक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो बताइए काली त्वचा वाला मनुष्य गोरी त्वचा वाले मनुष्य की तुलना में अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी का अनुभव करता है। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी का अनुभव करता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में बोला है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? बताइए, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो वो क्या है? अनंत देखे जा सकते हैं। कितने? अनंत देखे जाते हैं। तो प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना होता है कितना होता है? तो प्रतिबिंब की संख्या जो होता है वह फॉर्मूला होता है 360 बटा में थीटा कोण, 360 बटा में थीटा कोण होता है। तो उसमें इन्फिनिटी निकल जाता है। ठीक है, 360 बटा में थीटा बोला गया। तो दो समानांतर दर्पण के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 0 डिग्री कोण होता है। इस प्रकार से हम लोग प्रतिबिंब की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लास्ट क्वेश्चन है। तो रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बताइए, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? कौन सा दिखता है? तो मंगल बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, मंगल जो है लाल दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। और देखिए एक और आपको पॉइंट बताते हैं इससे रिलेटेड। तो शुक्र ग्रह को क्या बोला गया? शुक्र ग्रह को क्या बोला? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से आता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से आता है। और शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, और बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। क्या है? मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। और सूर्य के दूरी के अनुसार आरोही क्रम बताइए। सूर्य ग्रहों जो है उनके सूर्य से दूरी की कितने आधार पर कैसे कैसे है? पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब आकार के आधार पर बताते हैं आपको। आकार के आधार पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आकार के आधार पर हो गया। चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पेंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आकर लेकर आते हैं फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बाकी क्लासेस भी आप लोग जरूर देख लें क्योंकि बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।